हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, इसके पहले हम लोग क्लास 5 का 13 अध्याय तक फैक्ट्स देख चुके थे और इन्हीं फैक्टों से आपके 15 नंबर के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और ये जो 3, 4, 5 है, इन्हीं क्लासों से आपके ओनली एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो कि अब जो है थोड़ा सा और लेंदी यानी थोड़ा सा टफ प्रश्न पूछने लगा है सीटेट, क्योंकि जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तब से थोड़ा सा और लेवल इसका बढ़ गया। नहीं तो दोस्तों पहले क्या होता था, थोड़ा सा आप प्रीवियस ईयर पढ़ करके जाते थे तो आप अच्छे से पास हो जाते थे। लेकिन अब जो है कि थोड़ा सा टफ हो गया है, तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। एनसीईआरटी को भी बहुत बारीकी से पढ़ना होगा और पेडागोजी को भी बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो जो क्लास 5 है पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्लास 4 का 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 3 का भी 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से और पेडागोजी का दोनों मिक्स प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। और जल्द ही आपको सीडीपी की क्लासेस भी इस चैनल पे मिलने वाली हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज जो है कि 14 अध्याय से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, हम लोग का प्रयास रहेगा कि आपका ईवीएस में 30 में 30 आए, अगर आप ये 15 नंबर का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे 14 अध्याय, और 14 अध्याय का नाम जो होने वाला है वो है जब धरती काँपी, ठीक है। अध्याय का नाम है जब धरती काँपी। और दोस्तों, इसमें जो है कि पूरी कहानी जो एक भूकंप के बारे में है, और गुजरात में जो एक भूकंप आया था उसी के सचित्र वर्णन किया गया है इसमें। और क्या भूकंप आने पर क्या बच्चों को सलाह देनी चाहिए टीचर को, उसके बारे में बात की गई है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये चैप्टर में 2-3 ही प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको यहाँ पे अच्छे से लगाया गया। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर जब भूकंप आए तो क्या करना चाहिए और अब बच्चों को क्या सलाह दी जानी चाहिए, ये है दोस्तों। अगर हो सके तो घर से क्या खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाओ, उसे पकड़े रखो ताकि वो फिसल कर तुमसे दूर न जाए। कंपन रुक जाने का तक इंतज़ार करो। और देखो ये चित्र में भी बताया गया कि क्या करना हो। अगर जब भूकंप आए तो आपको इधर उधर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे मजबूत जगह हो, जहाँ पे आप छुप सको। अगर नहीं हो सके तो टेबल है, मजबूत टेबल हो तो उसके नीचे छुप जाओ और उसके पैरों को पकड़ लो, क्योंकि कंपन से इधर उधर न जाए। और जो दोस्तों, अगर ज़्यादा तेज़ भूकंप आए तो घरों में भी नहीं छुपना चाहिए, क्योंकि घर वगैरह भी गिर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का नॉर्मल भूकंप के लिए बचाव आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लड़का है और ये जो है कि इस तरह आप छुप सकते हैं नॉर्मल भूकंप के लिए, ठीक है। इस तरह बच्चों को प्रयास कराया जा रहा है यहाँ पे। तो ये भूकंप के बारे में बात की गई। और ये जो भूकंप आया था दोस्तों, एक बार जो है कि भारत में आपके भुज इलाका यानी गुजरात में, और इसी गुजरात के भूकंप के बारे में भी इस चैप्टर में बात की गई है। तो भुज इलाके में 26 जनवरी, उस समय दोस्तों 26 जनवरी का समय चल रहा था, वहाँ पे सभी लोग परेड देख रहे थे। उसी समय भूकंप अचानक आ गया, और वो जो है कि जनवरी 2001 में आया हुआ था। तो पूछेगा कि जब धरती काँपी, तो इस चैप्टर में किस स्थान पे भूकंप आया था, तो क्या बताएंगे, गुजरात के भुज इलाके में, जो कि 26 जनवरी 2001 में आया था, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, तो इसको फैक्ट को याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो दोस्तों, ये जो है कि आज का जो ये क्लास ख़त्म होगा, क्लास ख़त्म होने के बाद इसका PDF, पूरे क्लास 5 का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से रिक्वेस्ट करके इसको ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास अगर ये PDF रहेगा तो जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है जो 15 में जो है कि बात की गई है उसी से ठंडा उसी से गर्म। अब उसी से ठंडा उसी से गर्म, तो यहाँ पे देखेंगे एक बात की गई, एक लकड़हारा होता है, क्या करता है कि लकड़ी काटने जाता है और बहुत सर्दी रहती है। जब वो लकड़ी को काटता है तो उसके हाथ और ठंडे हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, हाथों में फूंक मार करके हाथ को गर्म करता है। तो उसके साइड से एक व्यक्ति होता है, वो देखता है कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। फिर बाद में ये क्या करता है व्यक्ति, इसके बहुत ठंडी लगने लगती है तो फिर लकड़ियों को जलाने लगता है। लकड़ियाँ सूखी नहीं होती हैं, भीगी होती हैं, तो उसको जलाने के लिए फूंक मारता है। तो ये व्यक्ति सोचता है कि अभी जो है कि हाथ गर्म कर रहा था, अभी लकड़ियों को फूंक करके क्या कर रहा है, ये जला रहा है। फिर कुछ देर बाद क्या करता है, इसको भूख लग जाती है तो आलू वगैरह इसमें भून लेता है। उसके बाद क्या करता है, आलू को हाथ में लेकर के फूंकने लगता है।
फिर वो व्यक्ति देखता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, बार बार एक बार ठंडा कर रहे हो, एक बार गर्म कर रहे हो, या फिर क्या है। तो आप भी देखे होंगे, अगर मान लो कभी आपको ज़्यादा क्या होती है, ठंडी लगने लगती है, तो जब मुख से हम लोग हवा निकालते हैं तो वो गर्म हवा निकलती है। और कभी कभी अगर आग जलाना हो तो क्या करते हैं, फूंक मारते हैं और आग क्या होती है, जल जाती है। फिर उसके बाद मान लीजिए जो गर्म वस्तु है, जैसे चाय पीना हो आपको या गर्म वस्तु हो, उसको क्या करते हो, अगर खाने जाते हो तो उसको भी फूंक मार करके ठंडा करते हो। तो उसी प्रकार इसमें उसी की पूरी कहानी है। और इस कहानी में बस आपको एक ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, वो है कि स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है दोस्तों, दिल की धड़कन मापी जाती है, जो एक जिसे आला बोलते हैं, जो कान में लगा करके डॉक्टर आपके हृदय के यहाँ लगा यहाँ धड़कन सुनता है, वही क्या कहलाता है, स्टेथोस्कोप कहलाता है। तो उसको याद रखेंगे कि स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, दिल की धड़कन हम लोग मापते हैं। तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कोई बाकी सब पूरी कहानी में कुछ नहीं है, जैसे मैंने कहानी बताया यही सारी कहानी में बातें हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, ये 16 नंबर का चैप्टर है। 16 नंबर में कौन करेगा यह काम। ठीक है, तो इसमें दोस्तों साफ सफाई के बारे में बात की गई इस चैप्टर में कि नाला कौन साफ करता है, कूड़ा कौन साफ करता है। इस तरह के अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग काम बांटे जाते हैं। तो एक कुछ वर्ग के लिए काम बांटे जाते हैं, उसका इसमें बताया गया है। और बाद में एक ही मुझे इस यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि ये यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ऐसा भी एक बचपन। तो इसमें दोस्तों बात की गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो उनका नाम शुरू में भीम था। ठीक है, महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। फिर अचानक भीम को अपने बढ़े हुए बाल क्या हो गए, याद आ गए। तो उन्होंने जब जाकर के कहा कि नाई हमारा भी आप क्या करिए, बाल काट दीजिए। तो उस समय के समय दोस्तों छुआछूत चरम सीमा पर था। तो उस समय उन्होंने बोला तुम किस जाति या किस बिरादरी के हो। तो उन्होंने बताया अपनी बिरादरी। तो उन्होंने कहा तुम नीच जाति के हो, मैं तुम्हारा बाल नहीं काटूंगा। फिर वहीं भीम जी बोलते हैं कि अच्छा बताओ, कहीं भैंसों के बाल से कहीं मैं ज़्यादा अछूत हूँ। तो ये जो है कि उसी समय इनको ये बात लगी थी, और उसी समय ये जो भीम जी थे, इनको पता चला कि क्या जो है कि ऊंच नीच की अभी समाज में क्या भावना चल रही है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, आगे चल कर के यही भीम जी भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो प्रश्न बन सकता है, यहाँ से बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किन नाम से जाना जाता है। तो इनका उपनाम जो होता है बाबा साहब, बाबा साहब। तो ये जो है कि प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और किस नाम से जाना जाता है। तो बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। फिर यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगे चल के आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देते हैं, और फिर जो कि संविधान का निर्माण करते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में प्रारूप समिति के अंतर्गत भारतीय संविधान बन करके तैयार होता है। और ये जो है कि अपने निचले वर्ग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, और अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे संविधान दिए जिनको अछूतों को भी आज अच्छे स्थान मिले हुए हैं समाज में। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति समाज को आगे लेके जाते हैं। और फिर इधर देखिए दोस्तों, इसी में बात की गई है कि साबरमती आश्रम में रहने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं, तो वो अपने साफ़ सफाई में कुछ ऐसा काम करते हैं, तो गांधी जी उनको सलाह देते हैं। तो ऐसा भी पूरा कहानी है। तो उस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि 2 ही 3 यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि साबरमती आश्रम कहाँ है। ठीक है, तो साबरमती आश्रम जो है दोस्तों गुजरात में है। और अभी हमने गोरेगांव की बात पढ़ी, तो गोरेगांव जो है वो महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि गोरेगांव कहाँ पे है, फिर साबरमती आश्रम कहाँ पे है। तो आप लोग याद रखेंगे, साबरमती आश्रम गुजरात में है, और ये गांधी जी ने स्थापना किया था साबरमती आश्रम की। और जो कि गोरेगांव कहाँ पे है, तो वो महाराष्ट्र में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये जो है अगली कहानी आती है फादली दीवार। ठीक है, ये 17 नंबर का चैप्टर है, ये फादली दीवार। और ये जो कि एक बास्केटबॉल की खिलाड़ी लड़की है, उसके बारे में बात की गई है कि जो समाज की रीतियां हैं, उस रीतियों को पार करके ये लड़की आगे चल जाती है। और मात्र अभी बहुत ही कम उम्र में ये क्या करती है, बास्केटबॉल खेलने लगती हैं। इनके बारे में बात की गई है। और ये जो खबर छपी हुई थी, ये खबर छपी हुई थी चमकते सितारे नाम से, और इंडियन एक्सप्रेस 2007 में ये खबर छपी हुई थी। और इसी खबर की पूरी कहानी इस वीडियो में इस चैप्टर में बताया गया है। और
हमने क्या किया है, इसका जो कि मेन पॉइंट लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको यहाँ पे रखा गया और यहीं से प्रश्न बनेंगे। बाकी सब एक बार फैक्ट आप भी पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मेन पॉइंट क्या हो सकते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे, अगर पूछा जाए कि मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन अफसाना की कहानी, ये जो अफसाना है दोस्तों, ये जो है कि एक बास्केटबॉल एसोसिएशन है जो नागपाड़ा मुंबई में पड़ता है, और इसमें जो एक लड़की है जिनका नाम है अफसाना, और इन्हीं अफसाना की कहानी इसमें बताया गया कि अफसाना कैसे बास्केटबॉल खेल करके जिला स्तरीय टीम में इसका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, फिर ये लोग क्या करते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जाते हैं और उस रेलवे स्टेशन से हमको लगता है 20 किलोमीटर की दूरी पर ये नागपाड़ा स्थित है। ठीक है, और ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ये मुंबई में पड़ता है, और ये एक क्या है, रेलवे स्टेशन है मुंबई का। फिर उसके बाद दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। जो लोग खेल में उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनके लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, केचुआ और सर्प जो होते हैं दोस्तों वो किसान के क्या होते हैं, मित्र होते हैं। वो कैसे, तो केचुआ क्या करता है, मिट्टी को रेगुर बनाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, और ये जो सर्प होते हैं, देखिए चूहा जो होता है किसान का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, और इस चूहों को क्या करता है, सर्प मार करके खाता है। इसीलिए सर्प को भी किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि जब प्रश्न करवाए जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है। अभी तो 5 का ख़त्म हो चुका है, जैसे ही 4 और 3 खत्म होता है हम लोग प्रश्नों को करना स्टार्ट कर देंगे, और तब आपको अहमियत पता चलेगी कि एनसीईआरटी की क्या अहमियत है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास अगर ईवीएस का अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट है, जितनी मैंने सारी वीडियो करवाई हैं अब तक के 5 के, उसमें जाकर के आप देखिएगा जो एनसीईआरटी के फैक्ट्स होते हैं हूबहू जैसे मैंने करवाया वैसे पूछे जाते हैं। थोड़े से शब्दों को इधर उधर जोड़ करके कई प्रश्नों को जोड़ करके पूछा जा सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी है हूबहू 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और अगला जो कि देखते हैं, अगला फैक्ट एनसीईआरटी का क्या होने वाला है। अगला चैप्टर है दोस्तों 19, और 19 में किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। तो इसमें दोस्तों कुछ बीजों को कई सालों तक रखा जाता है, फिर बाद में उनको उगाया जाता है। इस तरह की कुछ कहानी है कि एक गांव होता है, गांव के एक दादाजी होते हैं, तो बीज को बक्से में और कई जगह रखते हैं, फिर बाद में उस बीज को उगाया जाता है। जब अकाल पड़ जाता है तो बीज को हम लोग कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, फिर उससे बीज बाद में पौधे उगाए जा सकते हैं। जैसे लौकी को अगर दोस्तों ज़्यादा दिन तक रखना हो तो उस पर मिट्टी लपेट करके उसको रख देते हैं, उसके बीज सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार की पूरी कहानी में बात की गई है। और ये लोग जाते हैं बाजरा काटने, और बाजरा काटते हैं तो उसी समय ये लोग क्या करते हैं, ताज़ी सब्जी लाते हैं और मसालों के साथ उसको एक मटके में क्या कर देते हैं, भर करके सील कर देते हैं। ठीक है, और ये लोग गुजरात के हैं, कहाँ के हैं, गुजरात के। एक गुजरात के गांव के किसान की ये कहानी है। और इसमें क्या होता है कि ये लोग ताज़ी सब्जियां, जब ये लोग फसल काटते हैं तो उस समय घर नहीं जाते हैं, तो वहीं पे क्या करते हैं, ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ मटके में भरते हैं। ठीक है, मटके में भरते हैं और उसको बंद कर देते हैं, और उसे कोयले के अंगारों पर उल्टा रख कर पकाते हैं। जो कोयला का अंगारा होता है उस पर उल्टा रख करके इसको पकाते हैं, और उल्टा यानी जो उधीव होता है, वो जो बनाते हैं उनका नाम वो लोग उधुई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, ये लोग क्या बोलते हैं, उधीव बोलते हैं, और उधीव को गुजराती भाषा में उल्टा कहा जाता है। आप देख सकते हैं इधर जो है कि मटका है, और मटका में लोग क्या करते हैं, सब्जी को और मसाले को मिला करके एक साथ इसको बंद करके और यहाँ पे रख करके उल्टा यानी नीचे से रख करके ये लोग क्या करते हैं, उधीव बनाते हैं। और उधीव को ही उधीव के ही गुजराती भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं। क्लियर है, फिर आगे देखते हैं। केचुआ और सर्प किसानों के मित्र होते हैं, या मैंने अभी पीछे ही डिस्कस कर लिया था इसका, तो आप देख सकते हैं इधुयु किसे कहते हैं। देखो यहाँ से प्रश्न बन सकता है ये कि उधुयु क्या होता है, गुजराती भाषा में आप बताइए। तो याद रहना चाहिए कि उधुयु कैसे बनता है। उसको क्या करते हैं, ताज़ी सब्जी को मसालों के साथ मिला करके उसे मटके में बंद कर देते हैं, उसके बाद उसे अंगारों पर कोयले के पका देते हैं, और वही उधुयु कहलाता है, और गुजराती भाषा में उसका मतलब उल्टा होता है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं।
और देखिए ये जो दोस्तों 20वां चैप्टर है, यहाँ से इतना समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से, और यहाँ से हर साल किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। तो इसको तो पूरे एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो है कि सूर्यमणि की कहानी बताई गई है। एक सूर्यमणि जो होती है झारखंड की आदिवासी होती है और ये जंगल से बहुत प्रेम करती है। तो एक बार क्या हुआ है कि जंगल को काटा जा रहा होता है, तो ये उनका विरोध करती हैं, फिर एक बहुत बड़ा ये आंदोलन चलाती हैं, और उन्हीं के बारे में इस पूरे चैप्टर में बात की गई है, सूर्यमणि के बारे में, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे और यहाँ से जंगल अधिकार अधिनियम को तो और भी अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं जंगल अधिकार अधिनियम से और सूर्यमणि से। ठीक है, तो ये जो होते हैं दोस्तों कुडुख, ये इनकी एक भाषा होती है। जो झारखंड के लोग हैं, जो जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासी लोग हैं, वो एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस भाषा का नाम है कुडुख भाषा। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि कुडुख भाषा कहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे, झारखंड की एक आदिवासी है और वो आदिवासी जनजाति क्या करती है, कुडुख भाषा का इस्तेमाल करती है। यानी जो अपने बोलचाल में उनकी भाषा होती है वो भाषा होती है कुडुख। ठीक है, और कुडुख भाषा में तोरंग, ठीक है, तोरांग बोलते हैं। जंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं वो लोग, तोरांग। कुडुख भाषा में वो लोग जंगल को तोरांग बोलते हैं। और सूर्यमणि जो है कहाँ की हैं, झारखंड की हैं। और जब ये पढ़ने जाती हैं तो पढ़ते समय उनकी जो है कि एक मुलाकात एक दीदी से होती है जिनका नाम होता है बासुई दीदी, और ये पत्रकार होती हैं, और इन्हीं के साथ वो मिल करके झारखंड जंगल बचाओ अभियान शुरू करती हैं। ठीक है, सूर्यमणि क्या है, कौन सा अभियान स्टार्ट करती हैं, झारखंड जंगल बचाओ अभियान। झारखंडों में जब जंगल काटे जाते हैं ठेकेदारों द्वारा, लकड़ी को काट करके बेचा जाता है, तो उन्हीं का ये विरोध करती हैं और एक बहुत बड़े स्तर पे विरोध करती हैं। तभी इनका जो है कि आपके एनसीईआरटी में इनका बुक छपा हुआ है, इनकी कहानी छपी हुई है। तो ये जो है कि झारखंड जंगल बचाओ अभियान स्टार्ट करती हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड जंगल बचाओ अभियान किसने शुरू किया था, तो वो सूर्यमणि स्टार्ट की थी। और किसके साथ मिलकर की थी, तो वो बासुई दीदी थी, और बासुई दीदी एक पत्रकार थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जंगल अधिकार अधिनियम, चाहे जंगल कानून। ठीक है, जंगल अधिकार जो कानून 2007 में उस समय बनाया गया, और उस समय यह बताया गया कि ये जो आदिवासी लोग हैं इनको कुछ हक प्रदान किया गया। और हक में क्या कहा गया कि यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। अगर पूछा जाए कि वो कौन सा कानून है जो आदिवासियों को जंगल पे हक दिलाता है, तो वो है जंगल अधिकार कानून 2007। अपने दिमाग में इसको बैठा लेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। जो लोग कम से कम 25 साल, देखो जहाँ मैं यहाँ पे रेड से कर रहा हूँ, समझो कि वही इम्पोर्टेंट है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए, जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। ठीक है, देखो कहा गया जंगल अधिकार अधिनियम, चाहे जंगल अधिकार कानून 2007, यह कहा गया कि जो लोग जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हैं उनको जंगल से नहीं हटाया जाएगा। उन पे जंगल में उगने वाली वस्तु और वे जंगल पे उनका क्या होगा, अधिकार होगा। और वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे, यानी जंगल को बचाने का जो कार्य होगा, वहाँ की ग्राम सभा करेगी। ये जंगल अधिकार कानून 2007 में ये बात कही गई है, और हूबहू ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, आप लोग याद रखेंगे। जब मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जब प्रश्नों को किया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, और ये जो कि मेरे हिसाब से लास्ट स्लाइड होगा, और इस स्लाइड के बाद आपका कक्षा 5 का एनसीईआरटी का फैक्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। और एक बार क्या करेंगे, ये पीडीएफ ले लेंगे। पीडीएफ के बाद आप एक बार ले करके पूरा पीडीएफ रिवाइज करेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर 5 का क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर दोस्तों अगर ज़रूरत पड़े 2 बार 3 बार 4 बार, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, सभी वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, उससे जा कर के आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। आगे पीछे जितनी सारी वीडियो हमने अपलोड की है, सारा वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज का जो कि लास्ट यहाँ पे चैप्टर कक्षा 5 का देखते हैं। और इसमें जो है कि 21वां चैप्टर है, और 21वां है किसकी झलक किसकी छाप। तो इसमें दोस्तों बात की गई है ग्रेगर जॉन मेंडल की। और आपको पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल क्या हैं, अनुवांशिक के पिता हैं। अनुवांशिकता की खोज करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और इनका जन्म जो दोस्तों था 22 जुलाई
22 जुलाई 1822 में हुआ था। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। फिर इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों 6 जनवरी 1884 में हो जाती है। अब ये दोस्तों क्या करते थे, इनको पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये क्या करते थे, एग्ज़ाम से बहुत डरा करते थे और ये सोचते थे, इनको पढ़ने के लिए थोड़े से पैसे भी नहीं हुआ करते थे, सोचते थे ये मॉन्क बनना चाहते थे। ठीक है, फिर बाद में इनको ऐसा मौका मिलता भी है, फिर उसके बाद ये प्रोफेसर वगैरह भी बनते हैं। फिर जो जिस जहाँ पे वो रहते हैं, देखो मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, यहाँ तो हमने बता ही दिया मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। मेंडल जो है कि अनुवांशिकता की खोज की और किस पौधे पे किया, तो मटर के पौधे पे। हूबहू पूछा जाता है कि अनुवांशिकता की खोज किस पे हुई थी, मटर के पौधे पे हुई। और वो जो जिस मठ पे रहा करते थे 7 साल में उन्होंने क्या किया, 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए। ठीक है, उस समय के समय लोग इस जो है कि प्रयोग को नहीं समझ पाए थे, किन्हीं को मतलब उस समय किसी को आइडिया ही नहीं था, सब इनको पागल कहते थे, जो भी कहते थे उनके आइडिया को कोई समझ नहीं पाया था। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु को बाद में मृत्यु होने के बाद इनके लेख को पढ़ा गया और फिर वैज्ञानिकों ने समझा कि ये जो है कि क्या होता है, कैसे होता है और ये अनुवांशिक गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत ही अच्छा शोध करके गए थे और इनकी फिर मृत्यु हो गई। उसके बाद पता चला लोगों को कि ये अनुवांशिकता क्या होती है। ठीक है, तो ये पूरा दोस्तों चैप्टर ख़त्म होता हुआ। अगर दोस्तों आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। इस तरह के जो कि अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियोज़ को ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले जो है कि कक्षा 4 का NCERT का फैक्ट लेके। उसके बाद जैसे ही 4 और 3 का ख़त्म होगा नए नए प्रश्नों के साथ आपके बीच में मिलेंगे। और चलिए दोस्तों, तब तक लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।